हेलो हेलो हेलो। व्हाट्सअप भाई और बहनों, कसकाय कैन वी स्टार्ट? कैसे हो सब लोग? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुरू करते हैं मस्त। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वेरी 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 गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। चलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट विद रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी मस्त रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो और फटाफट एक बार स्टार्ट करने के पहले 200 लोग देख रहे हैं यार। 53 लाइक्स है यार, भगवान देख रहे हैं यार, ऐसे मत करो यार। फटाफट एक लाइक करो और नए रहेंगे तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम लोगों का 5 अप्रैल नहीं, 5 या 7 अप्रैल तक अपना रिवीजन सेशन चालू रहेंगे। तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक लाइक करो यार, कंजूस लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस का एक सुपर रिवीजन करेंगे। देखो, यस्टरडे वी हैड डन द सुपर रिवीजन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, और आज हम लोग करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का सुपर रिवीजन। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस हैज बेसिकली टू पार्ट्स। नंबर वन, रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करना होता है, और दूसरा स्कोप ऑफ टोटल इनकम हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। मैंने तुम लोगों के लिए एक 1 पेजर चार्ट रेडी किया है। तो ये 1 पेजर चार्ट के अंदर पूरा का पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस आपका आ जाएगा। तो सर ये चार्ट किधर मिलेगा? चार्ट आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पर्सन कैन ईदर बी अ रेसिडेंट पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट पर्सन। वापस बोल रहा हूं, अ पर्सन कैन ईदर बी अ रेसिडेंट पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट पर्सन। बट अगर वो बंदा अगर रेसिडेंट है ना, देन इन दैट केस दैट रेसिडेंट कैन बी ऑफ टू पार्ट्स। नंबर वन, ही कैन बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और ही कैन बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बराबर है? तो सबसे पहले हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। राइट, वंस यू आइडेंटिफाई ही इज अ रेसिडेंट, हम लोग इधर तक नहीं रुकेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई वो आरओआर है या आरएनओआर है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को बेसिक कंडीशंस देखने पड़ते हैं, एंड देयर आर टू बेसिक कंडीशंस। सबसे पहला बेसिक कंडीशन इज, इन द करंट ईयर यू शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और मोर देन 182 डेज। ये साल में यू शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और मोर देन 182 डेज। और in the current year you should be staying in India for equal to or more than 60 days, and in last 4 financial years, मतलब 4 years, 4 preceding financial years, you should be staying in India for equal to or more than 365 days. तो ये दो जो बेसिक कंडीशंस है, यू हैव टू सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस सो दैट यू विल बिकम अ रेसिडेंट पर्सन। बराबर? बट इन सर्टन केसेस ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, दैट सेकंड बेसिक कंडीशन इज समटाइम्स नॉट एप्लीकेबल। मतलब तुम लोग ये देखोगे ही नहीं, मतलब सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखोगे। सर कौन से केस में सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे? तो देखो, देर आर टू पार्ट्स। नंबर वन, यू आर जाने वाला, और सेकंड पार्ट यू आर आने वाला। यू आर जाने वाला मतलब यू आर लीविंग द कंट्री फॉर सम रीजन। हु आर यू? यू आर एन इंडियन सिटीजन, you are an Indian citizen, not a foreign citizen person of Indian origin. You are an Indian citizen leaving the country for two reasons. Number one, you're leaving the country for employment, or you're leaving the country for as a crew member of Indian ship. वापस बोल रहा हूं, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर यू आर इधर जाने वाला और आने वाला। जाने वाला इज लीविंग द कंट्री फॉर टू रीजंस। नंबर वन, एज ए फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, एंड नंबर टू, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। बराबर है? एंड हु आर यू? यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, देन इन दैट केस सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। ओके सर। सर इफ आई एम अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, मुझे सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी है, बराबर, 182 डेज वाला, बराबर है? तो वो सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो जो क्रू मेंबर है वो इंडिया में कितने दिन है और आउटसाइड इंडिया कितने दिन है? वो देखने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है सेक्शन नंबर, सॉरी, रूल नंबर 126। रूल नंबर 126 में क्या लिखा है? रूल नंबर 126 में लिखा है कि इंडिया में रहने का तरीका कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोगों को देखना पड़ता है सीडीसी, दैट इज कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उसके अंदर तुम लोगों को दिया होता है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। देन इन दैट केस जो भी स्टार्ट डेट और एंड डेट होगा, इंक्लूडिंग बोथ द डेज, इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स, यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूर स्टार्ट डेट है सीडीसी का 1/1/23 और एंड डेट है सीडीसी का 7/1/2023, देन इन दैट केस 1 to 7 मतलब 7 डेज ऐसे माना जाएगा दैट यू आर आउटसाइड इंडिया।
सो टोटल फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज. Out of 365 days, as per CDC, for professional reasons, you are outside India for 7 days. बराबर है? एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम लोगों को फॉर एग्जांपल बीवी ने बोला और कुछ घूमने के लिए जाने का किधर? अगर तुम लोगों को अगर घूमने के लिए जाना है तो तुम लोग साल में 20 दिन घूमने के लिए गए थे, सो वो भी क्या किए जाएंगे? डिडक्ट किए जाएंगे. सो 365 डेज minus 7 days minus 20 days, basically I will get the stay in India का period that is at 338 days. एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम. सर हम लोग ने क्या क्या देखा था? दो कंडीशंस देखे. सबसे पहला कंडीशन, इक्वल टू और मोर देन 182 डेज इन द करंट ईयर आई शुड बी स्टेइंग इन इंडिया. सेकंड कंडीशन इज 60 and 365, 60 days minimum in the current year and last 4 financial years में I should be staying in India for 365 days. बाद में second basic condition will not be applicable if you are leaving the country for two reasons. Number one, for employment, and number two, as a crew member of Indian ship. एकदम बराबर है, सही है. उसके बाद if you are coming in the country, if you are coming in the country, but देखो जाने वाला हो गया, if you are आने वाला मतलब coming in the country, and who are you? You are an Indian citizen or a foreign citizen but a person of Indian origin. वापस बोलते हैं, सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर इफ यू आर लीविंग द कंट्री और यू आर कमिंग इन द कंट्री. इफ यू आर कमिंग इन द कंट्री, देन इन दैट केस तुम्हारे लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर यू आर एन इंडियन सिटीजन और a foreign citizen but a person of Indian origin who is coming in India for visit, then in that case the second basic condition will not be applicable for you. But अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक क्या देखा? यू आर जाने वाला और यू आर आने वाला. इफ यू आर जाने वाला फॉर टू रीजंस, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना है. इफ यू आर आने वाला, then in that case who are you? You are an Indian citizen or a foreign citizen but a person of Indian origin. You are coming in India for visit, then in that case your second basic condition is not applicable. बराबर? ओके. अभी एक चीज सब लोग समझना, ये जो हम लोग ने बोला था कि सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं तुम लोगों को बताऊं, ये सेकंड बेसिक कंडीशन जो एप्लीकेबल नहीं होगा बोला, वो रिवाइव हो जाएगा इफ यू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस. अभी हम लोग ने क्या बोला कि अगर तुम लोग जाने वाला रहोगे या आने वाला रहोगे, फिर इन दैट केस सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा. बराबर. बट यही सेकंड बेसिक कंडीशन जो एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वो क्या हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा विथ सम ऑल्टरेशन इफ योर इंडियन सोर्स्ड इनकम, वापस बोल रहा हूं, इफ योर इंडियन सोर्स्ड इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज. इफ योर इंडियन सोर्स्ड इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज, देन इन दैट केस द सेकंड बेसिक कंडीशन जो एप्लीकेबल नहीं हुआ था, वो क्या हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा विथ सम ऑल्टरेशन. सर व्हाट इज द ऑल्टरेशन? जो हम लोग 60 एंड 365 डेज देख रहे थे, वो 60 के जगह पे 120 एंड 365 हम लोग देखेंगे. 120 एंड 365 हम लोग देखेंगे. एंड इफ यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यू विल बिकम रेसिडेंट पर्सन. और तुम लोग रेसिडेंट ही छोड़ो, तुम लोग डायरेक्टली क्या बन जाओगे? RNOR बन जाओगे. तुम लोग क्या बन जाओगे? डायरेक्टली RNOR बन जाओगे. वापस सब लोग इधर देखना, दो बेसिक कंडीशंस है. करंट ईयर में इक्वल टू और मोर देन 182 डेज, और सेकेंड बेसिक कंडीशन इज 60 डेज इन द करंट ईयर and 365 days or more in the last 4 financial years. But second basic condition नहीं लगेगा if you are जाने वाला और आने वाला. If you are जाने वाला, then in that case, who are you? You are an Indian citizen. Why are you leaving? For two reasons. Employment as a crew member of Indian ship. Second, not applicable. If you are आने वाला, who are you? You are an Indian citizen or a foreign citizen but a person of Indian origin. Coming in India for visit, then in that case second basic condition will not be applicable. But the second basic condition जो हम लोग बोल रहे हैं कि applicable नहीं होगा आने वाला के केस में, that will be revived with some alteration if your Indian sourced income is more than 15 lakh rupees. बराबर है. नाउ इंडियन सोर्स्ड इनकम मतलब क्या? उन्होंने बोला है फॉरेन इनकम अदर फॉरेन टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स्ड इनकम, व्हिच मींस they are talking about Indian income, right? If that is more than 15 lakhs, the second basic condition 63 65 का रिवाइव हो जाएगा और 60 की जगह पे 120 बन जाएगा. And if you satisfy that condition जो रिवाइव हुआ है, you will automatically become what? RNOR. एकदम मस्त चकाचक. ओके.
तो ये हम लोग ने बात किया बेसिक कंडीशन के बारे में, ठीक है। नाउ एनी वन इफ यू सेटिस्फाई यू विल बिकम अ रेसिडेंट पर्सन। अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अभी अगर नॉन रेसिडेंट बना तो आगे कुछ नहीं करना है, नॉन रेसिडेंट इज नॉन रेसिडेंट। बट अगर तुम लोग एक रेसिडेंट रहोगे तो रेसिडेंट के केस में यू कैन ईदर बी आरओआर और यू कैन बी आरएनओआर। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशंस। क्या देखना है? एडिशनल कंडीशंस, ठीक है। ओके, नाउ एडिशनल कंडीशंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एडिशनल कंडीशन का देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि, तो हम मैं जो अभी सिखा रहा हूं आई एम टीचिंग यू एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मटेरियल, ठीक है, आईसीआई के मटेरियल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अलग अलग ऑथर्स अलग अलग वे से पढ़ाते हैं। सो आराम से देखना, ये फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट वो थोड़ा ऊपर नीचे तुम्हारा हो सकता है, पर तुम लोगों को मैं बताऊंगा। एडिशनल कंडीशन के केस में देयर आर बेसिकली 2 एडिशनल कंडीशंस, बट मेरे केस में आई हैव मेड 4 एडिशनल कंडीशंस। बराबर है, आराम से। अगर तुम लोग पहले दूसरे कौन से बुक से रेफर कर रहे हो, यू कैन रेफर दैट पॉइंट ओनली फॉर एडिशनल कंडीशन, बिकॉज एडिशनल कंडीशन पे आई हैव सीन की अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग वे है सिखाने का, राइट। तो जो मेरे से पढ़ा है वो इधर देखना। इफ यू सेटिस्फाई नन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस यू विल बिकम आरओआर, एंड इफ यू सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस यू विल बिकम आरएनओआर। तुम्हारा वो अलग हो सकता है बिकॉज एडिशनल कंडीशंस आर डिफरेंट। तुम लोग ने अभी मैं इधर देखो, इफ यू सेटिस्फाई नन, एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तुम लोग आरओआर बन जाओगे। इफ यू सेटिस्फाई एनी वन यू विल बिकम आरएनओआर। ओके, अभी व्हाट आर द एडिशनल कंडीशन? सबसे पहला एडिशनल कंडीशन, इन द लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स, इन द लास्ट 7 प्रीसीडिंग 7 फाइनेंशियल ईयर्स, आज का फाइनेंशियल ईयर छोड़ के पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर में यू शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर लेस देन और इक्वल टू 729 डेज। बराबर, मे भी तुम लोग ने पढ़ा होगा 730 डेज और मोर, राइट। इट इज वन एंड द सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बट दोनों मिक्स मत करना, पूरा एडिशनल कंडीशन वैसे ही पढ़ना। जो मेरे से पढ़ा है प्लीज इधर देखना। लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स में यू शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर लेस देन और इक्वल टू 729 डेज, बराबर। एंड ये साल छोड़ के पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स में से 9 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए यू शुड बी अ नॉन रेसिडेंट। और तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा 2 आउट ऑफ 10 यू शुड बी रेसिडेंट, इट इज वन एंड द सेम, राइट। सो एडिशनल कंडीशन के केस में satisfy none of the additional conditions you will become ROR, satisfy any one of the additional conditions you will become RNOR। बराबर है, परफेक्ट, कंफ्यूज नहीं होने का, परफेक्ट है। ओके सर, थर्ड एडिशनल कंडीशन कौन सा है? थर्ड एडिशनल कंडीशन मैंने बनाया हुआ है एडिशनल कंडीशन। व्हाट इज दैट? देखो, इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन, ओके। अभी तुषार बलानी बोल रहे हैं सर उल्टा पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक, जरा प्लीज इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के देखना, उसके बाद कमेंट करना, तेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके बाद इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज कमिंग इन इंडिया फॉर विजिट, बराबर बराबर है। उसके बाद अगर उनका इंडियन सोर्स्ड इनकम अगर मोर देन 15 लाख है, बराबर, एंड करंट ईयर में, ओके, इंडियन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 लाख, द सेकंड बेसिक कंडीशन जो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था वो रिवाइव हो जाएगा, बराबर है, विथ सम ऑल्टरेशन, बराबर है। व्हाट इज द ऑल्टरेशन? 60 एंड 365 का जो पॉइंट है वो 60 के जगह पे 120, बराबर, परफेक्ट, एकदम 120 आ जाएगा। इफ यू सेटिस्फाई दिस यू विल ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट? यू विल ऑटोमेटिकली बिकम RNO, बराबर। तो ये पॉइंट मैंने इधर डाल दिया, ये पॉइंट मैंने इधर डाल दिया। एडिशनल कंडीशन के केस में इफ योर इंडियन सोर्स्ड इनकम इज मोर देन 15 lakhs एंड यू आर एन इंडियन सिटीजन और अ फॉरेन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग इन इंडिया, सेम कंडीशन बेसिकली लिख रहा हूं मैं इधर। तो 120 डेज इन द करंट ईयर एंड 365 डेज इन द 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स सेटिस्फाई किया तो ऑटोमेटिकली तुम लोग क्या बन जाओगे? RNOR बन जाओगे, एकदम बराबर है। पॉइंट नंबर 4 इज डीम्ड रेसिडेंट। सर डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है? डीम्ड रेसिडेंट मतलब 3 कंडीशंस तुम लोग ने सेटिस्फाई किए तो डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा। 3 कंडीशंस एकदम आराम से सुनना सब लोग। नंबर 1, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। नंबर 1, you should be an Indian citizen. Second point, your Indian sourced income is more than 15 lakh rupees. Your Indian sourced income is more than 15 lakh rupees and you should not be paying tax in any of the other countries.
इफ यू सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशंस यू विल बिकम, इट विल बी अ डीम्ड रेजिडेंट, एंड डीम्ड रेजिडेंट अगर बन गए तो डायरेक्टली हम लोग क्या बन जाएंगे, RNOR बन जाएंगे। इधर तुम लोग उनको घुमाएंगे कैसे, इधर वो लोग डीम्ड रेजिडेंट के सब इंफॉर्मेशन देंगे, बट इंडियन सिटीजन की जगह पे वो लोग लिखेंगे फॉरेन सिटीजन एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तुम लोग बोलोगे हाँ वो तो डीम्ड रेजिडेंट के कंडीशन में था ना, नहीं था। डीम्ड रेजिडेंट के कंडीशन में स्पेसिफिकली बात किया तो इंडियन सिटीजन ही है, फॉरेन सिटीजन वाला पार्ट नहीं है। प्लीज ये चीज याद रखना। इंडियन सिटीजन जिसका इंडियन सोर्स्ड इनकम इज मोर देन 15 lakhs and tax not paid in any of the other countries, you will automatically become what, RNOR. And that's why I have put this in this condition, so that if you satisfy anyone you will become RNOR। बराबर। अगेन तुम लोग ने अगर दूसरा कुछ वैसे दूसरे तरीके से तुम लोग सीखे होगे तो प्लीज वो फॉलो करना, ओनली फॉर एडिशनल कंडीशन, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है सर, मैंने एचयूएफ का बात किया तो एचयूएफ के केस में क्या होता है, एचयूएफ के केस में तुम्हारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किधर से वो मैटर करता है। तुम्हारा अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली और पार्शियली इन इंडिया होगा, मतलब थोड़ा सा भी इंडिया में होगा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, देन इन दैट केस वो पूरा एचयूएफ क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। ओके, अगर वो एचयूएफ का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली आउटसाइड इंडिया होगा, होली आउटसाइड इंडिया होगा, देन इन दैट केस तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी मैनेजमेंट इंडिया में होगा ना तो एचयूएफ इंडिया रेसिडेंट बन जाएगा। बट एचयूएफ में हम लोगों को और एक चीज देखनी पड़ती है, दैट इज आरओआर एंड आरएनओआर। सर एचयूएफ के केस में कैसे देखेंगे आरओआर या आरएनओआर, एकदम सिंपल है, हम लोग कर्ता को देखेंगे। तो कर्ता तू कौन, अच्छा कर्ता तू आरओआर है तो एचयूएफ भी क्या बन जाएगा, आरओआर। कर्ता तू कौन, अच्छा आरएनओआर है तो एचयूएफ भी क्या बन जाएगा, आरएनओआर बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सी एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस, इजी एकदम। कंपनी, कंपनी के केस में अगर वो एक इंडियन कंपनी है, अगर वो एक इंडियन कंपनी है तो उसका हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो या इंडिया में ना हो, दैट डज नॉट मैटर, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट पर्सन। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रेजिडेंट। बट अगर वही फॉरेन कंपनी होगा, वो कौन होगा, फॉरेन कंपनी होगा, देन इन दैट केस देखा जाएगा कि वो फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किधर है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, और या फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो कंपनी नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। सो इंडियन कंपनी में दिमाग लगाने का ही नहीं, फॉरेन कंपनी में टेस्ला का एग्जांपल याद रखने का। टेस्ला जो है, टेस्ला अगर उसका मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो मोदी जी बोल रहे पैसा देना पड़ेगा। टेस्ला का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है तो ठीक है, इंडिया में क्यों पैसा लेंगे, तो इसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, इजी है। ओके, उसके बाद देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किधर है, एग्जैक्टली सेम एज एचयूएफ। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अगर होली और पार्शियली इन इंडिया होगा तो वो रेसिडेंट मानेंगे, या होली आउटसाइड इंडिया होगा तो वो नॉन रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, पर इसमें हम लोग और डीप में नहीं जाएंगे कि आरओआर है कि आरएनओआर है, सिर्फ वो एचयूएफ में जाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज अवर रेजिडेंशियल स्टेटस का पॉइंट। रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या लिखा है, रेजिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहला पॉइंट है कि भाई वन पर्सन इज रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इसके लिए बेसिक कंडीशंस देखो, सब लोग इधर देखना, मैं रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा रिवाइज करूंगा, इधर देखो सब लोग, इधर देखो फटाफट। वन पर्सन कैन इधर बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट होगा तो वो आरओआर बन सकता है या आरएनओआर बन सकता है। सर आर और एनआर के लिए हम लोगों को एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इन द करंट ईयर, आराम से सुनना अभी, आराम से, नो डिस्ट्रैक्शंस। करंट ईयर आई शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और मोर देन 182 days। सेकंड बेसिक कंडीशन, करंट ईयर में इक्वल टू और मोर देन 60 days। लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स में इक्वल टू और मोर देन 365 days। कभी कभी सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है इफ यू आर जाने वाला और इफ यू आर आने वाला। जाने वाला के केस में हु आर यू, यू आर एन इंडियन सिटीजन, दैट्स इट। ओके, उसके बाद यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। इफ यू आर आने वाला तो यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन और अ फॉरेन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग इन टू इंडिया फॉर विजिट। सेकेंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। बट इफ वो जो इंडिया में आ रहा है उसका अगर इंडियन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 lakhs, तो जो सेकंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल है वो क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा विथ सम ऑल्टरेशन। व्हाट इज द ऑल्टरेशन, 60 एंड 365 की जगह पे 120 एंड 365 हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। ओके,
अभी अगर तुम लोग ने 120 एंड 365 का कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो क्या होगा? अरे भाई 120 एंड 365 का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, तो तुम लोग क्या बन जाओगे? आर एन ओ आर बन जाओगे। सुपर्ब। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कंडीशन में हम लोग ने देखा था देयर आर 4 एडिशनल कंडीशंस, उसमें से एक भी सेटिस्फाई कर दिया तो तुम लोग क्या बनोगे? आर एन ओ आर बनोगे। लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स में यू आर स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और लेस देन 729 डेज, और तुम्हारे तुम्हारे अगर ऑथर अलग होगा तो 730 और मोर लिखा होगा। एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए यू शुड बी अ नॉन रेजिडेंट। अगर तुम लोग ने दूसरा पढ़ा होगा तो 2 आउट ऑफ 10 शुड बी रेजिडेंट लिखा होगा। राइट, परफेक्ट है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग ने सेम चीज बोला कि वो रिवाइव्ड कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो ऑटोमेटिकली आर एन ओ आर बन जाएगा। डीम्ड रेजिडेंट, सब लोग इधर देखना, डीम्ड रेजिडेंट के कंडीशंस क्या थे? तीन। तीन डीम्ड रेजिडेंट के कंडीशंस थे। सबसे पहला कंडीशन, यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन, your Indian sourced income should be more than 15 lakhs and tax is not paid in any of the other countries. Perfect. See, ये जब इंफॉर्मेशन दिया जाता है ना, तभी कान खड़े होने चाहिए कि ये डीम्ड रेजिडेंट का बात कर सकते हैं। टैक्स इज नॉट पेड इन एनी अदर कंट्रीज। लुक इन द क्वेश्चन कि किधर ऐसा ऐसी चीज दी है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट डीम्ड रेजिडेंट। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है। ओके। हाँ, एचयूएफ देखा, कंपनी देखा, पार्टनरशिप फॉर्म देखा। इधर आ जाओ अभी स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे। सर स्कोप ऑफ टोटल इनकम में 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। देखो, वंस यू आइडेंटिफाई वन पर्सन्स रेजिडेंशियल स्टेटस, नेक्स्ट चीज देखनी है कि भाई उसके लिए कौन से इनकम्स टैक्सेबल है। देखो, इनकम्स कैन बी ऑफ 2 पार्ट्स। नंबर 1 इंडियन इनकम और नंबर 2 फॉरेन इनकम। इफ यू आर एन इंडियन इनकम, इसका मतलब क्या? इट विल बी ईदर अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, और इट विल बी रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर इसमें से कुछ भी हुआ ना तो वो क्या माना जाएगा? इंडियन इनकम माना जाएगा। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ मतलब वो अक्रूड भी नहीं है, डीम्ड टू बी अक्रूड भी नहीं है, रिसीव्ड भी नहीं है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड भी नहीं है, मां कसम कुछ भी नहीं है, देन इन दैट केस वो क्या बन जाएगा? फॉरेन इनकम। एकदम मस्त। ओके, अभी सब लोग इधर देखो, इंडियन इनकम का अगर बात किया, इंडियन इनकम, तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। वो आर ओ आर होने दे, वो आर एन ओ आर होने दे, या वो एनआर होने दे। वो आर ओ आर होने दे, आर एन ओ आर होने दे, या एनआर होने दे, मोदी जी तो टैक्स लेने वाले हैं, बिकॉज वो क्या है? इंडियन इनकम है। बट अगर वो एक फॉरेन इनकम होगा, हमेशा लटकता है एक आदमी, दैट इज आर ओ आर। आर ओ आर हमेशा लटकता है, और वो फॉरेन कंपनी जो फॉरेन इनकम जो है, वो भी आर ओ आर के लिए क्या होने वाला है? टैक्स होने वाला है। सो आर ओ आर के लिए दिमाग लगाने का नहीं, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों टैक्स होने वाला है। ओके, मैं अभी नॉन रेजिडेंट पे आता हूं। नॉन रेजिडेंट के लिए अगर मैंने बात किया, नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम जो है वो क्या होता है? इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होता है, पर फॉरेन इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। ओके, बट मैं आर एन ओ आर का बात करता हूं। आर एन ओ आर के लिए इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, बट फॉरेन इनकम इज यूजुअली नॉट टैक्सेबल। इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल फॉर आर एन ओ आर, बट आर एन ओ आर के लिए फॉरेन इनकम इज यूजुअली नॉट टैक्सेबल। बट इन टू केसेस आर एन ओ आर के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। सर कौन से दो केसेस है? अगर तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस जो आउटसाइड इंडिया है, विच इज होली और पार्शली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अगर ऐसा कौन सा बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, वो मैं इंडिया से कंट्रोल करता हूं, वो भले अक्रूड आउटसाइड इंडिया होगा इनकम, वो भले आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ होगा इनकम, इसलिए तो फॉरेन इनकम बन गया, बराबर। बट स्टिल वो जो इनकम है वो क्या हो जाएगा? आर एन ओ आर के लिए टैक्स हो जाएगा। कभी जब बिजनेस विच इज होली और पार्शली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होगा, दुबई में बिजनेस है, दुबई में कमाता हूं, दुबई में ही पैसे मिलते हैं, सो अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दैट्स व्हाई इट विल बिकम फॉरेन इनकम। बट दैट फॉरेन इनकम, वो जो बिजनेस है आउटसाइड इंडिया, वो किधर से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो इवन दो इट इज अ फॉरेन इनकम, आर एन ओ आर के लिए फॉरेन इनकम क्या हो जाएगा? टैक्स हो। अंडरस्टैंडिंग, ये एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा, अगर कौन सा प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, मतलब दो केसेस में आर एन ओ आर के लिए टैक्स हो जाएगा फॉरेन इनकम। नंबर 1, बिजनेस विच इज होली और पार्शियली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, या पॉइंट नंबर 2, अगर कौन सा प्रोफेशन होगा विच इज सेटअप इन इंडिया। प्लीज अच्छे से ध्यान देना, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट एकदम। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मुझे तुम लोग बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये देखो, मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है क्या? नॉन रेजिडेंट हैज अ बिजनेस, एंड वो जो बिजनेस है
100% इज गेटिंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इसका कोई आंसर बता सकता है क्या? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नॉन रेजिडेंट के लिए कोई बिजनेस होगा और अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, आउटसाइड इंडिया ही इनकम जनरेट हो रहा है, आउटसाइड इंडिया ही पैसा मिल रहा है, पर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तुम लोग इमोशनल हो जाओगे और तुम लोग बोलोगे अरे इंडिया से पूरा कंट्रोल हो रहा है, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। नो, नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉट टैक्सेबल। इवन दो 100% इज गेटिंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, स्टिल इट इज नॉट टैक्सेबल फॉर अ नॉन रेजिडेंट। इस पे इतने बार क्वेश्चंस आए, मैं इतने बार लोगों को बोलता हूं कि इसमें गलती मत करना, मत करना, मत करना, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, रिसीट ऑफ इनकम क्या होता है? कभी भी याद रखना, रिसीट ऑफ इनकम मतलब क्या? जो फर्स्ट रिसीट मिलता है, जो इनकम जिधर से जनरेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूएस में काम करता हूं, यूएस में गूगल में काम करता हूं, गूगल से मुझे पैसा मिलता है, वो पहला किधर मिला? यूएसए के बैंक अकाउंट में मिला। दैट इज रिसीट इन इंडिया। अगर मुझे यूएसए के बैंक अकाउंट में मिला है और उधर से अगर मैंने इंडिया में ट्रांसफर किया है, तो वो इंडिया का रिसीट नहीं माना जाएगा, बिकॉज रिसीट ऑफ इनकम हमेशा फर्स्ट रिसीट देखा जाता है। क्या देखा जाता है? फर्स्ट रिसीट देखा जाता है। फर्दर रेमिटेंस इज ऑलवेज नॉट, मतलब इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिसीट। ये चीज याद रखना। ठीक है। और अपना लास्ट पार्ट चालू होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 9, दैट इज डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। सेक्शन नंबर 9, ध्यान दो इधर। अगर तुम्हारा इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, तो वो क्या माना जाएगा? तुम लोगों का इनकम जो जनरेट हो रहा है बिजनेस कनेक्शन से, इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। सर बिजनेस कनेक्शन कैसे जनरेट होता है? बिजनेस कनेक्शन जनरेट होता है नंबर 1, फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट से। फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट से। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट? देखो, अगर ऐसा कोई एजेंट अपॉइंट किया है, अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं, बराबर है, मैं आउटसाइड इंडिया एक कंपनी है, मेरा एक इंडिया में एजेंट अपॉइंट किया है और वो एजेंट, और मे बी मेरा एक ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, वो मैंने इंडिया में सेटअप किया है। दैट ऑफिस हैज द अथॉरिटी टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट। दैट ऑफिस कैन हैबिचुअली मेंटेन्स द स्टॉक एंड दैट ऑफिस कैन हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया। अगर ये तीनों का राइट मैंने अगर फिजिकल वो ब्रांच ऑफिस को देके रखा है, तो ऐसा माना जाएगा दैट दैट ब्रांच ऑफिस इज मेकिंग अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो इंडिया से जो भी इनकम जनरेट हो रहा है, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर दैट पर्टिकुलर नॉन रेसिडेंट, बिकॉज उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में जनरेट हो गया। और बिजनेस कनेक्शन का सिंपल एग्जांपल इज ब्रांच ऑफिस, हैविंग एन एजेंट इन इंडिया। ये सब बिजनेस कनेक्शन में आ जाते हैं। एकदम बराबर है। अभी कभी कभी होता क्या है, कभी कभी जो एजेंट होता है ना, जो इंडिया में काम करता है, मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैं यूएस वाला कंपनी हूं, बराबर है, मेरा एक एजेंट इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, और वो एजेंट जो है ना, वो इंडिपेंडेंट एजेंट है, इंडिपेंडेंट। अभी इंडिपेंडेंट एजेंट मतलब क्या? इंडिपेंडेंट एजेंट मतलब वो सिर्फ मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, वो 50 दूसरे अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहा है। इफ ही इज एन इंडिपेंडेंट एजेंट, देन इन दैट केस कभी भी याद रखना, वो बिजनेस कनेक्शन फॉर्म नहीं करेगा इंडिया में। अगर वो इंडिपेंडेंट होगा, तो वो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में फॉर्म नहीं करेगा। ये चीज याद रखना, बराबर है? ओके। अभी इन सर्टन केसेस, बिजनेस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हैविंग अ बिजनेस कनेक्शन। 5 केसेस, सब लोग अच्छे से इधर ध्यान देना, 5 केसेस में बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। अभी एनसीपी वाले लोग क्या करते हैं? बीड़ी मारते हैं। एनसीपी वाले लोग बीड़ी मारते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, घर पे पुलिस मत भेजना। एनसीपी वाले लोग क्या मारते हैं? बीड़ी मारते हैं। मतलब क्या? एन मतलब क्या? न्यूज। तुम लोगों को याद है क्या? न्यूज चैनल, फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूज कलेक्ट करने के लिए आउटसाइड इंडिया के लोग इंडिया में आते हैं, न्यूज कलेक्ट करते हैं और आउटसाइड इंडिया जाके ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उनका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म मतलब क्या? देखो, अगर कोई भी आउटसाइड इंडिया कोई फिल्म मेकर है, वो इंडिया में आता है, बराबर, इंडिया में जो भी मूवी होगा वो शूट करता है और वो आउटसाइड इंडिया जाता है और वो टेलीकास्ट करता है, तो हैज ही मेड अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया? नो। अगर इफ दैट पर्सन इज एन इंडिविजुअल, दैट पर्सन शुड नॉट बी एन इंडियन सिटीजन।
तो ही बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ऐसे मानेंगे। अगर वो एक फर्म होगा तो कौन सा भी पार्टनर, एनी पार्टनर शुड नॉट बी अ सिटीजन और शुड नॉट बी अ रेसिडेंट। वो इंडिया का रेसिडेंट भी नहीं होना चाहिए या इंडिया का सिटीजन भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा पार्टनर अगर मतलब ऐसा पार्टनरशिप फर्म अगर इंडिया में आता है, शूट करता है, बाहर जाके ब्रॉडकास्ट करता है, देन इन दैट केस वो फर्म का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। और अगर कंपनी होगा, कंपनी के केस में एक भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन नहीं है या इंडियन रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, देन इन दैट केस अगर आउटसाइड इंडिया कंपनी इंडिया में आता है, फिल्म शूट करता है और आउटसाइड इंडिया जाके ब्रॉडकास्ट करता है, उसको हम लोग बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ ऐसे नहीं मानेंगे। I hope everybody is able to recollect what you have already learned. परफेक्ट है। उसके बाद पी मतलब क्या? परचेस। पी मतलब क्या? परचेस। परचेस मतलब देखो, मैं इंडिया में बैठा हूं, तुम लोग आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है। तुम लोग ने मुझे एजेंट करके अपॉइंट किया इंडिया में, ठीक है। मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं सिंपल चीज करता हूं, मैं तुम लोग से परचेस करता हूं या मे बी मैं परचेस करता हूं और मैं दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता हूं। मेरा काम यही है, परचेस करना और आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करना। देन इन दैट केस मैं जो काम कर रहा हूं, मैं इंडिया में कुछ भी यूज कर रहा हूं क्या? तो ऐसा मानते हैं कि अगर परचेस करने के लिए सिर्फ वो एजेंट को रखा हुआ है, तो उस वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा अगर वो परचेस करके एक्सपोर्ट कर रहा है। सो ये एनसीपी इधर हो गया। एन मतलब न्यूज, सी मतलब सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, पी मतलब परचेस। अभी बीडी का बी देखते हैं। बी मतलब क्या? बिजनेस इन इंडिया। कभी भी याद रखना, अगर एक इधर मैं निकालता हूं, सब लोग इधर देखो, देर इज वन कंपनी हियर जो यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में उसका एक एजेंट है, एजेंट इन इंडिया। उसके बाद यूएसए, सॉरी यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अलग अलग कंट्री से उसको कुछ इनकम मिलता है और इंडिया से मिलता है। मुझे बताओ, ये जो बंदा इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, यूएसए कंपनी को इंडिया में टैक्स तो देना पड़ेगा। तो इंडिया में टैक्स कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 10 लाख पे देना पड़ेगा या 10 लाख प्लस यूके से इनकम हुआ वो, कनाडा से इनकम हुआ वो, ऑस्ट्रेलिया से इनकम हुआ वो, कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? कहना इसे, जो भी बिजनेस कनेक्शन से एस्टेब्लिश हो रहा है इनकम, सिर्फ उतने ही इनकम का यूएसए कंपनी को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो वही उन्होंने लिखा है कि बिजनेस जितना इंडिया से जनरेट होता है, उतना ही बिजनेस का तुम लोगों को इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। सिंपल बात है। डिस्प्ले ऑफ अनकट रफ डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन। अभी ये क्या होता है बेसिकली? स्पेशल नोटिफाइड जोन में डायमंड्स का डिस्प्ले किया जाता है। और तो सिर्फ डिस्प्ले अगर किया होगा एसएनजेड में, देन इन दैट केस उसको बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ ऐसे नहीं मानेंगे। एक बार ये सिर्फ पढ़ के रखने का भाई, ठीक है ना। तो इधर देखना, इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया में सबसे पहला था बिजनेस कनेक्शन। अगर बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, उससे जितना भी इंडिया में जनरेट हो रहा है इनकम, वो इंडिया में टैक्स हो जाएगा। वो बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए हम लोग ने बोला कि उसका ब्रांच ऑफिस होना चाहिए, एक एजेंट होना चाहिए, बराबर है, मतलब फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। बट भाई टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है ना, तो कभी कभी लोगों का फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट होता ही नहीं है, तो भी धंधा मजबूत चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट को बाद में समझने लगा कि भाई अभी टेक्नोलॉजी बढ़ने के वजह से ये जो फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट का फंडा है ना, ये तो पूरा ही पूरा वाइप आउट हो रहा है। और इसके वजह से लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, आउटसाइड इंडिया उनका पूरा बिजनेस सेटअप है, इंडिया में से सर्विस दे रहे हैं। इसके वजह से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। मतलब तुम्हारा इकोनॉमिक प्रेजेंस है, और वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, इट हैज टू बी सिग्निफिकेंट, तो ही बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है ऐसे मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का बात करते हैं। नेटफ्लिक्स अगर इंडिया में नहीं होता, एग्जाम्पल लेते हैं, वो है एक्चुअली, पर इंडिया में नहीं होता, तो आउटसाइड इंडिया सर्वर है, सब कुछ बाहर है, और वो इंडिया में सर्विस दे रहा है, तो वो नेटफ्लिक्स का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है ऐसे कभी मानेंगे? अगर वो नेटफ्लिक्स पैसा कमा रहा है इक्वल टू और मोर देन 2 करोड़, पैसा इतना छाप रहा है, या फिर उसका यूजर बेस इंडिया का कितना है? 3 लाख, अमाउंट इज इक्वल टू और मोर देन 2 लाख, इतना पैसा मिला उसको, या फिर उसका यूजर बेस इज इक्वल टू और मोर देन 3 लाख। सो इक्वल टू और मोर देन 2 करोड़ इन केस ऑफ अमाउंट, इक्वल टू और मोर देन 3 लाख इन केस ऑफ यूजर, तो उसका क्या माना जाएगा? इंडिया में है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है ऐसा माना जाएगा, और उसका बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जो भी इंडिया से जनरेट होगा वो सब कुछ इंडिया में टैक्स होगा, अगर बिजनेस कनेक्शन जनरेट हुआ तो।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस कनेक्ट. पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड इन इंडिया. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया. सब लोग इधर देखना, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. मैं आउटसाइड इंडिया रहता हूं, मैं यूएस में रहता हूं, तुम लोग यूके में रहते हो, बराबर है. मेरे पास एक प्रॉपर्टी है इंडिया में, मुंबई में, जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें रेंट पे दिया है, एंड फॉर दैट यू मेड अ पेमेंट इन यूएस डॉलर्स. सो हम दोनों नॉन रेजिडेंट है. तूने मुझे पेमेंट यूएसडी में किया, तो वो यूएसडी में पेमेंट किया है, वो टैक्सेबल हो जाएगा क्या मेरे लिए, इज द क्वेश्चन. बिकॉज वो रेंटल इनकम, मुझे पैसा मिला, तो रेंटल इनकम मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा क्या. तो आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज ये जो इनकम मिला है वो किससे मिला है, प्रॉपर्टी का रेंट से मिला है. प्रॉपर्टी किधर सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, एंड दैट्स व्हाई एनी इनकम फ्रॉम property which is situated in India, that income will be deemed to be accrued in India, and that's why even though तुम लोग ने मुझे outside India पे किया, इवन दो तुम लोग ने मुझे यूएसडी में पे किया, बट तो भी वो मेरे लिए इंडियन इनकम बन जाएगा और मुझे उस पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. और एक एग्जांपल ले सकते हैं. मेरा एक फिक्स डिपॉजिट इंडिया में है, मैं यूएस में रहता हूं, मेरा एफडी किधर है, इंडिया में. अगर मेरा एफडी इंडिया में है और उससे अगर मुझे कुछ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, देन दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल. दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन माई हैंड्स, बिकॉज इवन दो आई एम स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, भले अगर मुझे पैसा इंटरेस्ट का भी आउटसाइड इंडिया मिला हो, बट कैन आई से दैट दिस इज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दैट इज एफडी सिचुएटेड इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया इन माई हैंड्स. एकदम बराबर है. उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फ्रॉम असेट्स लोकेटेड इन इंडिया. एग्जैक्टली सेम एग्जांपल. तुम लोग यूके में रहते हो, मैं यूएस में रहता हूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी मुंबई में है, मैंने तुझे वो प्रॉपर्टी बेच दिया, और उस पे क्या हुआ, कैपिटल गेन अराइज हुआ. तो अगर ऐसे कौन से प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, एंड वेयर दैट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, देन इन दैट केस वो कैपिटल गेन भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. बिकॉज प्रॉपर्टी किधर है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, इसकी वजह से. एकदम बराबर दोस्त. तो ये डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया का बिजनेस कनेक्शन, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, एंड थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फ्रॉम असेट लोकेटेड इन इंडिया. ठीक है, देखो. सैलरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ इंडिया. सर इसका मतलब, सैलरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ इंडिया. सर इसका मतलब क्या, इंडियन इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के एम्प्लॉइज को पेमेंट क्यों कभी कर रहा है आउटसाइड इंडिया. ऐसा कभी हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को पेमेंट कर रहा है. जब भी इंडियन लोग जो होता है ना, वो जब भी एम्बसीज में काम करते हैं, किधर करते हैं, एम्बसीज में काम करते हैं, वो एम्बसीज में काम करते हैं आउटसाइड इंडिया. एम्बसी, अभी इंडिया में यूएसए का एम्बसी है, बराबर है. अभी यूएसए में इंडिया का एम्बसी होगा, बराबर. तो इंडिया के एम्बसी में यूएसए में इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी दे रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है. तो इसके वजह से ध्यान देना, अगर जो भी सैलरी दे रहे हैं, दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा. जो भी इंडियन गवर्नमेंट उनको आउटसाइड इंडिया परक्विजिट दे रहा है या अलाउंस दे रहा है, देन इन दैट केस इट इज नॉट टैक्सेबल. या फिर पेंशन दे रहे हैं ऑफिशियल्स एंड जजेस को विच सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, इट इज नॉट टैक्सेबल. वापस बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होगा, परक्विजिट और अलाउंस इज नॉट टैक्सेबल. पेंशन टू ऑफिशियल्स एंड जजेस व्हिच आर सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, उनको पेंशन मिल रहा है भाई, देन इन दैट केस दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल. बराबर, परफेक्ट एकदम. प्लीज याद रखना, सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होता है. अभी एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं तुम लोगों के लिए इजी करने का. ठीक है, देखो. इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस. सब लोग इधर ध्यान देना. सब लोगों को, जो भी मेरे से पढ़ा है, सब लोगों को याद है क्या है ये, थोड़ा बता सकते हो. सब लोगों को याद है कि क्या लिखा है.
रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया, एब्सोल्युटली परफेक्ट परफेक्ट, एक नंबर, एक नंबर, यही पढ़ना है आपने। देखो, इंटरेस्ट का पेमेंट, रॉयल्टी का पेमेंट, एफटीएस का पेमेंट, देखो आराम से पढ़ेंगे। एक रेजिडेंट है और एक नॉन रेजिडेंट। एक नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया है एक रेजिडेंट को, बराबर, 1 करोड़ का लोन दिया। अभी वो रेजिडेंट क्या कर रहा है, वो उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। दैट इंटरेस्ट, वेदर दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट और नो, इज द क्वेश्चन। ये जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है या नहीं है, इज द क्वेश्चन। पॉइंट को याद रखना, हम लोग सिर्फ ये इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं। सी, ये लोन मतलब क्या, सी, ये लोन हो सकता है, कुछ नोहाव हो सकता है, कुछ टेक्निकल सर्विस हो सकता है, जिसके अगेंस्ट रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर सकता है, रॉयल्टी पे कर सकता है, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे कर सकता है। जब भी मैं इंटरेस्ट का बात कर रहा हूं, समझ लेना आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस, तीनों, ठीक है। मैं कन्वीनियंस पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझता है, इसकी वजह से तुम लोगों को बोल रहा हूं, इधर देखो, सब सब समझेगा। और ये प्रैक्टिस बैच में हम लोग ने बहुत अच्छे से कवर किया है, ये पॉइंट लिख लिख के कवर किया है। अभी देखो, रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। अभी एक सेकेंड, एक मिनट, ओके परफेक्ट। इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ। अभी देखो, अभी देखो, एक रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट किया। प्लीज अभी समझो, the taxability of this interest, the taxability of this interest in the hands of this non-resident, the taxability of this interest in the hands of this non-resident will be dependent upon, will be dependent upon utilization of this loan by this by this resident person। मैं वापस बोल रहा हूं, पूरा ध्यान दो। Taxability of this interest in the hands of this non-resident will be dependent upon यूटिलाइजेशन ऑफ दिस लोन बाय दिस रेसिडेंट पर्सन। वो रेसिडेंट पर्सन किधर यूज कर रहा है वो लोन का अमाउंट, वो रेसिडेंट पर्सन वो लोन का अमाउंट इंडिया में यूज कर रहा है या आउटसाइड इंडिया यूज कर रहा है। अगर वो इंडिया में यूज कर रहा है वो लोन का अमाउंट, देन इन दैट केस दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल फॉर दैट नॉन रेसिडेंट। बट अगर यही इंटरेस्ट का अमाउंट आउटसाइड इंडिया यूज हो रहा है बाय दिस रेसिडेंट पर्सन, देन इन दैट केस वो देखो कि बिजनेस के लिए यूज हो रहा है या नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। अगर वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। बट अगर वो नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, इट विल बी टैक्सेबल। सर हम लोगों को ये याद कैसे रहेगा, इधर देखो, सब कुछ याद रहेगा। अरे भाई इधर आया है, याद करवाएगा, डोंट वरी। इधर देखो, ये है रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, ये है इंटरेस्ट का पेमेंट, बराबर। ये कितना है, 1 लाख। अभी तुम लोगों को पहले स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, किधर यूज किया वो रेसिडेंट ने लोन का अमाउंट, इंडिया या आउटसाइड इंडिया, बराबर। आउटसाइड इंडिया में 2 पॉइंट, बिजनेस के लिए यूज किया या बिजनेस के लिए यूज नहीं किया। सिंपल एक चीज याद रखनी है हम लोगों को, जब भी आर टू एनआर होता है, जब भी आर टू एनआर होता है, तभी हम लोगों को याद रखना है टी एन टी। सर मतलब टी एन टी मतलब एकदम मैकेनिकल वे टू रिमेंबर दिस, बिकॉज तुम लोगों को एग्जाम में तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर मतलब क्या, अगर एक रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट किया है 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपया ये नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा क्या, विल बी डिपेंडेंट अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द लोन बाय रेसिडेंट पर्सन। अगर वो रेसिडेंट पर्सन इंडिया में यूज कर रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट, बराबर। टी एन टी। अगर वो आउटसाइड इंडिया यूज किया तो बिजनेस के लिए किया होगा, तो इधर एन है, मतलब इट इज नॉट टैक्सेबल फॉर दैट नॉन रेसिडेंट। और अगर बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है, तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट। ये तुम लोग याद रखो, यू विल नेवर एवर गो रॉन्ग इन द आंसर, ये मेरा गारंटी है।
ये मेरा गारंटी है कि तुम लोग कौन से भी क्वेश्चन में गलत नहीं जाओगे टीएनटी के केस में, राइट? बिकॉज यही एक पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं और लोगों को ये नहीं समझते, याद नहीं रहता, राइट? तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इधर लेते हैं, दैट इज एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को, अभी मैं 1-2 के हिसाब से करता हूँ, नॉन रेजिडेंट 1, नॉन रेजिडेंट 2। ये नॉन रेजिडेंट 2 ने नॉन रेजिडेंट 1 को लोन दिया और ये नॉन रेजिडेंट 1 ने नॉन रेजिडेंट 2 को इंटरेस्ट का पेमेंट किया। अब ये जो इंटरेस्ट है इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, एक मिनट, वापस मेरा इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, परफेक्ट है। देखो, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ये नॉन रेजिडेंट 2 के लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन दिस नॉन रेजिडेंट 1। तो ये कैसे यूज कर रहे हैं लोन का अमाउंट, ठीक है? तो इसमें दो पार्ट्स है, उसमें इंडिया में यूज किया या आउटसाइड इंडिया यूज किया। मुझे सब लोग कमेंट में बताओ कि ये क्या होगा। ये कैसे हम लोग ने टीएनटी देखा, उसमें इसमें क्या है बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। इसमें दो पार्ट, इंडिया में तुम लोग बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या इंडिया में तुम लोग बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया। वापस आराम से सुनो ये पॉइंट को। मैं बोल रहा हूं, ये एक नॉन रेसिडेंट 2 ने नॉन रेसिडेंट 1 को लोन दिया, ये नॉन रेसिडेंट 1 ने उनको इंटरेस्ट पे किया। वो जो इंटरेस्ट पे किया है ये नॉन रेसिडेंट 2 के लिए टैक्सेबल है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ दिस लोन बाय दिस नॉन रेसिडेंट 1। ये अगर नॉन रेसिडेंट 1 इंडिया में यूज करता है तो देखो को कि वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है या नॉन बिजनेस के लिए। अगर वो आउटसाइड इंडिया यूज करता है तो हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर है। इधर कैसे हम लोग ने टीएनटी देखा, इधर आंसर आता है टीएनएन। क्या याद रखेंगे, टीएनएन। सो टीएनएन के केस में इंडिया में किया तो टैक्सेबल, इंडिया बिजनेस के लिए किया तो टैक्सेबल, बिजनेस के लिए नहीं किया तो नॉट टैक्सेबल, या आउटसाइड इंडिया किया तो नॉट टैक्सेबल। तो याद रखना टीएनएन एंड टीएनटी। सो आर टू एनआर होगा तो टीएनटी आएगा, एंड एनआर टू एनआर होगा, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी टीएनएन। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस पार्ट? इसका डिटेल्ड वर्जन मेरे प्रैक्टिस बैच के प्लेलिस्ट में जाके देखो, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने डिटेल्ड वर्जन किया अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस भी वही उसमें मिलेंगे। और जिनको जिनको क्वेश्चन है ना कि सर प्रैक्टिस बैच सुपरविजन में कितना फर्क है, बहुत फर्क है। तुम लोग जाके देख सकते हो ये चैप्टर एंड प्रैक्टिस बैच का चैप्टर। जितना डीप में हम लोग ने किया ना वो ये सुपर रिविजन में हम लोग नहीं करते। सुपर रिविजन इज लाइक ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एकदम मस्त। ओके, तो ये तुम्हारा कंप्लीट होता है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये प्लीज अच्छे से याद रखना कैसे करना है। आर टू एनआर होगा तो टी एन एन, एंड एनआर टू एनआर होगा तो टी, सॉरी, आर टू एनआर होगा तो टी एन टी, एंड एनआर टू एनआर होगा तो टी एन एन। सिर्फ तुम लोगों को एक चीज याद रखना है, दैट इज स्ट्रक्चर। आर टू एनआर के केस में राइट हैंड साइड इज हैवी, मतलब इंडिया आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में दो पार्ट्स, ठीक है, बराबर। आर एनआर टू एनआर में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हैवी है, मतलब क्या, इंडिया आउटसाइड इंडिया। जो भी अगर इंडिया में रहेगा तो देखो बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं है, एंड आउटसाइड इंडिया। तो सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना, टीएनटी एंड टीएनएन के हिसाब से यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। तो हम लोग ने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कंडीशंस देखे। बेसिक कंडीशंस में ये तुम लोग अभी कोई कोई लोगों को क्वेश्चन, ये सर करंट ईयर क्या रहता है, अरे करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। अभी इसमें क्या कंफ्यूजन है क्या, इसमें करंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में यू शुड बी स्टेइंग इन इंडिया फॉर इक्वल टू और मोर देन 182 डेज, करेक्ट है? ओके, सो बेसिक कंडीशन देखा, एडिशनल कंडीशन देखा, उसके बाद मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डीम्ड रेजिडेंट। प्लीज इसमें ध्यान देना, जो रिवाइवल का कंडीशन होता है वो रिवाइवल का कंडीशन भी याद रखना, 120 एंड 365 डेज। इफ यू सेटिस्फाई 120 एंड 365 डेज का कंडीशन, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट, आर एन ओ आर। इंडियन इनकम कभी, इंडियन इनकम हमेशा टैक्सेबल होता है, बट अगर फॉरेन इनकम होगा आरओआर के लिए हमेशा टैक्सेबल होगा। आरएनओआर के लिए यूजुअली नॉट टैक्सेबल, बट 2 केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। और नॉन रेसिडेंट के लिए फॉरेन इनकम इज नेवर एवर टैक्सेबल, बराबर एकदम।
मेरे हिसाब से तुम लोगों को इतना तुम लोग ने किया तो भी सफिशिएंट है। ये तुम लोगों को ये नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएँगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम आई होप तुम लोगों का अच्छे से हुआ होगा। जो भी हम लोग ने क्लास में भी किया है, हम लोग ने क्विकली एकदम ब्रश अप किया है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स। कल हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे हिसाब से कल अपना सेशन है पीजीबीपी का इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल हम लोग पीजीबीपी का सुपर रिविजन करेंगे। पीजीबीपी के लिए हम लोग मिलने वाले हैं 9 पीएम को। 9 पीएम मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स आई एम गोइंग टू टेक टू फिनिश पीजीपीपी का सुपर। चलो, आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, एक बार लाइक करना और सब्सक्राइब भी करके रखना। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो 9 पीएम सब लोग आना, एक साथ 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम लोग पूरा का पूरा पीजीपीपी रिवाइज़ करेंगे। ठीक है? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।